ठीक है वैद्य जी, अगर मेरी पत्नी की जान बचाने का यही एक रास्ता है तो फिर मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा। मैं आज ही शांति और काव्या को साथ लेकर उस पहाड़ी की ओर रवाना हो जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन साधु महाराज को मना ही लूंगा। इतना कहकर वैद्य जी वहां से चले गए। ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए राघव ने तुरंत पहाड़ी के उस अनजान रास्ते की ओर पैदल रवाना हो गए। उधर दूसरी तरफ राजा अपने बगीचे के शांत माहौल में बैठे बड़े चाव से सेब खा रहे थे। तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वो जोर जोर से खांसने लगे। देखते ही देखते उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उनके मुंह से झाग निकलने लगा। राजा की ये हालत देख तभी सेनापति दौड़ता हुआ उनके पास आया। महाराज, महाराज, अरे ये अचानक क्या हो गया महाराज? आपकी ये हालत कैसे हुई? कोई है? जल्दी वैद्य को बुलाओ। राजा वीरेंद्र ने कांपते हाथों से राजमहल की ओर इशारा किया, मानो वो कोई आखिरी राज बताना चाहते हों। लेकिन उनके पास वक्त नहीं था। उसी पल उनके प्राण पखेरु उड़ गए और वो सदा के लिए शांत हो गए। राजा वीरेंद्र को इस हाथ सेनापति का दिल दहल गया और उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अभी सेनापति इस सदमे से उभर भी न था कि तभी वहां राजा की पत्नी रानी मायावती पहुंच गई। सेनापति, ये क्या अनर्थ हो गया? महाराज को अचानक क्या हुआ? जी, महाराज अभी यहीं बैठकर सेब खा रहे थे, पर अचानक न जाने क्या हुआ, उनके मुंह से झाग निकलने लगा। उन्होंने महल की तरफ इशारा किया और बस उसी पल उन्होंने दम तोड़ दिया। कुछ ही देर बाद राजा वीरेंद्र का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। रात का सन्नाटा गहरा चुका था, लेकिन सेनापति की आंखों में नींद नहीं थी। वो गहरी चिंता में डूबा हुआ महल के गलियारे में चक्कर काट रहा था और महाराज के उस आखिरी इशारे के बारे में सोच रहा था। आखिरकार मन में उठते सवालों का जवाब पाने के लिए वो दबे पांव रानी मायावती के कक्ष की ओर बढ़ा और उनके कमरे में जा पहुंचा। महारानी, महाराज को किसी ने साजिश करके मारा है। उनके बिना राज्य अनाथ हो गया है। इस समय राज्य को एक नए राजा या रानी की जरूरत है। आप गद्दी संभाल लीजिए, हम सब आपके साथ हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेनापति? अभी कुछ ही देर पहले मेरे पति का देहांत हुआ है। मेरा दुख अभी कम भी नहीं हुआ और आप चाहते हैं कि मैं राजपाट की चिंता करूं और शासन संभाल लूं? महारानी, ये मेरी जिद नहीं बल्कि मजबूरी है। अगर आपने अभी हिम्मत करके गद्दी नहीं संभाली तो पूरा राज्य बिखर जाएगा। हमारे दुश्मन पड़ोसी राजा इसे कमजोरी मानेंगे और हमला कर सकते हैं। राज्य की रक्षा के लिए आपको ये फैसला लेना ही होगा। सेनापति, आप ठीक कह रहे हैं। मेरा दिल तो महाराज के शोक में है, पर प्रजा के लिए मुझे ये कड़वा घूंट पीना ही होगा। अगर राज्य को मेरी जरूरत है तो मैं तैयार हूँ। अगले ही दिन एक भव्य दरबार सजाया गया। भारी मन का दिखावा करते हुए मायावती को सूर्यगढ़ राज्य की रानी घोषित कर दिया गया और पूरे राज्य की सत्ता अब उसके हाथों में थी। सेनापति, नाम के लिए तो मैं रानी बन गई हूँ, पर खाली खजाने के दम पर राज कैसे होगा? तिजोरी में तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची। अगर धन का इंतजाम नहीं हुआ तो ये गद्दी किस काम की? रानी की बात सुनकर सेनापति के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और वो गहरी सोच में डूब गया। महारानी, आप इस बात की फिक्र छोड़ दीजिए। महाराज ने पाई पाई कहाँ छिपाई थी मुझे अच्छे से पता है। वो सारा खजाना बिल्कुल सही सलामत है और मेरी जानकारी में है। ये राज खोलते ही सेनापति ने एक पल की भी देरी नहीं की। वो बिजली की फुर्ती से अपने घोड़े पर सवार हुआ और उसी गुप्त गुफा की ओर निकल पड़ा जहां खजाना छिपा था। लेकिन जैसे ही वो गुफा के मुहाने पर पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने का नजारा देख सेनापति के होश उड़ गए। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही वहां दो इंसान जीते जागते नहीं बल्कि पत्थर की मूरत बने खड़े थे। अरे, ये तो मंत्री चंदन सिंह है और ये उसका खास साथी। पर इनकी ये हालत, ये जीते जागते इंसान पत्थर के कैसे हो गए? अगर ये दोनों यहाँ हैं तो यकीनन इनके बाकी साथी भी आसपास ही छिपे होंगे। तभी अचानक सेनापति की निगाहें जमीन पर टिकी, जहां धूल में सनी कुछ पुरानी चाबियां पड़ी हुई थीं। सेनापति ने धीरे से झुककर उन चाबियों को अपने हाथ में उठा लिया। तो इसका मतलब मंत्री चंदन सिंह को पता था कि महाराज का खजाना इसी गुफा में छिपा है, पर यह गुप्त सूचना उसे मिली कैसे? इस राज के बारे में तो मेरे और महाराज के अलावा कोई तीसरा जानता ही नहीं था। और अगर चंदन सिंह यहाँ पत्थर का बन चुका है तो फिर महाराज की हत्या के पीछे कौन है? यकीनन ये कोई बहुत बड़ी और गहरी साजिश है। सेनापति का दिमाग चकराने लगा। उसके मन में कई अनसुलझे सवाल उठने लगे, जिनका जवाब मिलना अभी बाकी था। कुछ पलों की कश्मकश के बाद उसने चाबियां संभाली और अपने घोड़े पर सवार होकर सीधा महल की ओर रवाना हो गया। दूसरी तरफ राघव अपने परिवार के साथ उस खौफनाक जंगल के करीब आ पहुंचा, ठीक वहीं जहां वो पुरानी कुटिया बनी हुई थी।
क्या ये वही कुटिया है जिसका पता वैद्य जी ने दिया था? लग तो ऐसा ही रहा है कि ये वही जगह है। तभी कुटिया से एक महात्मा बाहर आए और राघव पर नजर पड़ते ही बड़ी रहस्यमयी आवाज में कहने लगे, मेरी आंखें तुम्ही को ढूंढ रही थीं। आओ, आ जाओ। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ महात्मा जी। आखिर आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? साधु अपनी गहरी नजरों से राघव को देखने लगे। मुझे माफ करें महात्मा जी, मैं भूल गया था कि आप सब कुछ पहले से ही जान सकते हो। मुझे ज्ञात है कि तुम यहाँ औषधि लेने आए हो। ये जड़ी बूटी तुम्हारी पत्नी को नया जीवन दे सकती है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का सामना करना होगा। मैं कुछ समझा नहीं महात्मा जी। मुफ्त में मिली वस्तु का कोई सम्मान नहीं करता। तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हें ये औषधि दिला पाएगी। याद रखना, एक भी गलत जवाब तुम्हारी हार होगी। न औषधि मिलेगी और न ही तुम अपनी पत्नी को बचा पाओगे। ठीक है महात्मा जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं तैयार हूं। तो सुनो, मेरा पहला सवाल सूर्य का रहस्य है। अगर कभी सच बोलने का मतलब अपनों के ही खिलाफ खड़ा होना हो, तो क्या तुम उस सत्य का साथ दोगे? जी हाँ, क्योंकि सत्य ही वो मशाल है जो प्रेम की राह को पवित्र और सच्चा बनाती है। जैसे ही राघव ने उत्तर दिया, महात्मा के मस्तक पर अंकित सूर्य का प्रतीक अलौकिक तेज के साथ चमक उठा। उचित है। अब मेरा दूसरा सवाल कमल का रहस्य है। क्या तुम्हारे भीतर उस इंसान को माफ करने का साहस है जिसने भरी सभा में तुम्हारा अपमान किया हो? बिल्कुल, क्योंकि मेरी माँ की सीख यही है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए मैं उसे अवश्य क्षमा करूंगा। अंतिम सवाल, त्रिशूल का रहस्य। यदि तुम्हें एक साधारण चाबी वाले से सम्राट बना दिया जाए, पर बदले में तुम्हारी सादगी और सुकून हमेशा के लिए छिन जाए, तो क्या तुम ऐसा राजपाट स्वीकार करोगे? यदि प्रजा के न्याय के लिए मुझे अपनी खुशियों की बलि देनी पड़े, तो मुझे ये मंजूर है। मैं अपने साधारण जीवन का मोह त्याग दूंगा महात्मा, और मैं प्रजा के लिए राजपाट स्वीकार कर लूंगा। राघव के मुख से ये शब्द निकलते ही महात्मा की हथेलियों के बीच सतरंगी किरणों का घेरा बना और उसमें से एक दिव्य जड़ी बूटी प्रकट हो गई। ये लो, इस औषधि से तुम्हारी पत्नी का स्वास्थ्य लौट आएगा। तुम्हारी बुद्धिमानी ने इन तीनों चुनौतियों को जीत लिया है। इसी दिव्य जड़ी बूटी के स्पर्श से तुम उस रहस्यमयी गुफा के उन जटिल द्वारों को भी खोल सकोगे जिन्हें वे 3 अहंकारी नहीं खोल पाए और अपनी नादानी के कारण पत्थर के बुत बन गए। राघव, भाग्य के द्वार तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। नियति ने तुम्हारे लिए एक बड़ा मार्ग चुना है। बस इतना समझ लो कि आने वाला समय तुम्हें इस साम्राज्य के सिंहासन पर बिठाने वाला है। राजा, आप ये क्या कह रहे हैं महात्मा? मैं तो केवल एक साधारण चाबी वाला हूँ। जब डाकुओं ने तुम्हें घेरा था, तब वहां एक चौथी नकाबपोश भी मौजूद थी। मुझे पता है कि तुमने उसे पहचान लिया था, पर अपनी चतुराई से तुमने ये राज प्रकट नहीं होने दिया। क्या मैं गलत कह रहा हूँ राघव? सत्य है महात्मा जी, वो नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि मंत्री चंदन सिंह था। वही चंदन सिंह जिसे महाराज रतन सिंह ने राजद्रोह के अपराध में अपमानित कर राज्य की सीमाओं से बाहर कर दिया था। बिल्कुल। अब जरा सोचो कि वो चौथी नकाबपोश कौन थी? वही असली षड्यंत्रकारी है, क्योंकि उस गुफा के खजाने का भेद केवल राजा रतन सिंह और सेनापति को ही पता था। यदि सेनापति वफादार हैं, तो फिर चंदन सिंह तक वो राज कैसे पहुंचा? आखिर कौन है वो जिसने राज्य के साथ विश्वासघात किया? राघव ख्यालों में खो गया और तभी बिजली की तरह उसकी याददाश्त में एक जोरदार झटका दिया। अब मैं सारा खेल समझ गया महात्मा जी। इंसान अपने दिल का गहरा राज या तो अपनी जन्म देने वाली माँ को बताता है या फिर अपनी अर्धांगिनी को। बिल्कुल सही, तुम हकीकत के करीब पहुंच गए हो। तुम्हारी यही समझदारी तुम्हें एक दिन सिंहासन पर बिठा देगी। राघव, अब महाराज वीरेंद्र सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत जल्द पूरे राज्य में एक बड़ी घोषणा होने वाली है। कैसा ऐलान? महात्मा जी, आप किस ओर इशारा कर रहे हैं? घोषणा ये होगी कि जो भी उस रहस्यमयी गुफा का द्वार खोलेगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राघव, उस गुफा को केवल तुम ही इस जड़ी बूटी की शक्ति से खोल सकते हो। जब तुम ये खबर सुनो, तो सीधे राजमहल जाना और सेनापति के सामने शर्त रखना। तुम खजाना निकाल दोगे, पर बदले में तुम्हें राज्य का शासन चाहिए। सेनापति तुम्हारी बात मान लेगा। बस याद रखना, तुम्हें उस असली गद्दार को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। जाओ पुत्र, अब तुम्हारा समय आ गया है। जाओ। जड़ी बूटी और साधु का आशीर्वाद लेकर राघव अपनी पत्नी और नन्ही बेटी के साथ वापस अपने आशियाने की ओर चल पड़ा।
घर पहुंचकर राघव ने बड़े विश्वास के साथ वो दिव्य औषधि अपनी पत्नी को पिलाई। समय का पहिया घूमा और कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी पूरी तरह सेहतमंद होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उधर सेनापति ने गुफा खोलने की हर मुमकिन कोशिश कर ली, पर लोहे का वो भारी द्वार हिला तक नहीं। उसकी सारी ताकत और तरकीबें नाकाम रहीं। हार मानकर सेनापति ने पूरे राज्य में ढोल पिटवा दिए। सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी पास वाले जंगल की उस मायावी गुफा का ताला खोलेगा, उसे राज दरबार से शाही खजाने से एक बड़ा हिस्सा इनाम दिया जाएगा। महात्मा जी की बातें तो पत्थर की लकीर साबित हुईं। अब वक्त आ गया है कि मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करूं जिसका आदेश उन्होंने मुझे दिया था। थोड़ी ही देर में राघव राजमहल राज दरबार में पहुंचा। महल के भीतर रानी मायावती ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थी और सेनापति गहरी चिंता में उनके पास खड़ा था। मैं उस रहस्यमयी गुफा के द्वार खोल सकता हूं और सारा खजाना आपके सामने ला सकता हूं। इस काम के लिए हमने नामी गिरामी योद्धाओं और जानकारों को बुलाया, मगर अफसोस कोई उस गुफा का पहला द्वार तक नहीं हिला सका और जान के डर से दुम दबाकर भाग गया। क्या तुम जानते हो कि तुम कितनी बड़ी चुनौती को हाथ लगा रहे हो? मैं सब जानता हूं सेनापति जी, फिर भी मैं उस गुफा का द्वार खोल दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? एक साधारण चाबी वाला होकर तुम राजमहल के सामने शर्त रख रहे हो? बताओ, कैसी शर्त है तुम्हारी? यदि मैं उस गुफा के तीनों द्वारों को खोलने में कामयाब रहा तो मेरी बस एक ही मांग है। आपको मुझे इस राज्य का राजा स्वीकार करना होगा और इस सिंहासन की बागडोर मेरे हाथों में सौंपनी होगी। ये क्या बेहूदगी है? होश में तो हो। मैं मानती हूँ कि राज्य का खजाना खाली है और हमें धन की सख्त जरूरत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा आकर सिंहासन पर बैठ जाए। जो खजाना लाएगा वो इनाम पाएगा, राजा नहीं बनेगा। हमें तुम्हारी ये शर्त किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। ठहरिए महारानी, तनिक मेरी बात पर विचार कीजिए। इस चाबी वाले को अपनी किस्मत आजमाने दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी उन द्वारों को रत्ती भर नहीं हिला पाएगा। जब ये द्वार खोल ही नहीं पाएगा तो इसकी शर्त पूरी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप बेफिक्र रहिए, ये बस एक खाली चुनौती है। कुछ देर बाद रानी मायावती और सेनापति उस खौफनाक गुफा के द्वार पर खड़े थे। सबकी नजरें राघव पर टिकी थीं कि वो इस नामुमकिन काम को कैसे अंजाम देगा। राघव ने फुर्ती दिखाते हुए जड़ी बूटी को चाबी से बांध दिया और लोहे के उस विशाल द्वार की ओर बढ़ा। राघव ने चाबी घुमाई और पहला दरवाजा खुल गया। रानी और सेनापति दंग रह गए। सेनापति और रानी मायावती सैनिकों के साथ गुफा के अंदर दाखिल हुए। अंदर जाते ही सामने पत्थर की एक और मूरत खड़ी थी। महारानी, ये तो मंत्री चंदन सिंह का दूसरा साथी है। राघव ने दूसरा और तीसरा द्वार भी खोल दिया। फिर खजाने का बक्सा उठाकर वो गुफा से बाहर निकल आया। ये आखिर तुमने ये सब कैसे कर दिखाया? सेनापति, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात कहनी है। बताओ, कैसी बात बताना चाहते हो? जरा सोचिए, महाराज ने ये बक्सा गुफा में छिपाया था और इसके तीनों द्वारों का राज सिर्फ आपको और महाराज को पता था। फिर मंत्री चंदन सिंह को इसकी भनक कैसे लगी? हाँ, यही बात तो हमें भी परेशान कर रही है। मंत्री चंदन सिंह को ये बात किसी और ने नहीं, खुद रानी मायावती ने बताई थी। यहाँ तक कि महाराज की हत्या की साजिश भी रानी ने ही रची थी। राघव ने सारी हकीकत खोल दी कि कैसे उसने डाकुओं का राज जाना और रानी मायावती का असली चेहरा पहचाना। ये सुनते ही सेनापति के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो गुस्से में रानी को घूरने लगा। महारानी, आपके माथे का ये पसीना ही गवाही दे रहा है कि इस चाबी वाले की एक एक बात सच है। ये सत्य नहीं है। अब सारा माजरा समझ आया। महाराज ने मरते वक्त महल की तरफ जो इशारा किया था वो आपकी ओर ही था। उनकी आखिरी सांसें थमते ही आप वहां कैसे हाजिर हो गई थीं? तभी पास खड़े एक सिपाही ने सेनापति से कहा, माफ कीजिए सेनापति जी, पर मैं अब और चुप नहीं रह सकता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि महारानी ने महाराज को सेब खाने को दिया था। उसे खाते ही महाराज के मुंह से झाग निकलने लगा। मैं डर के मारे चुप था, पर अब सच सामने आना ही चाहिए। कैद कर लो इस धोखेबाज रानी को, अभी गिरफ्तार करो इसे। सैनिकों ने तुरंत रानी मायावती को बंदी बना लिया। मैं एक साधारण गरीब घर की औरत थी। मैंने सिर्फ सत्ता के लालच में महाराज को अपने प्रेम जाल में फंसाया। मेरा मकसद हमेशा से राजकाज संभालना था, इसीलिए मैंने मंत्री चंदन सिंह को अपने साथ मिला लिया। पर चंदन सिंह की पोल खुल गई और महाराज ने उसे राज्य से निकाल दिया। जब खजाना गुफा में छुपाया गया तो महाराज ने वो राज मुझे बता दिया। मैंने बिना देर किए चंदन सिंह को खबर भिजवाई कि गुफा के द्वार खोलकर खजाना लूट ले। पर मुझे क्या पता था कि वो गुफा मायावी है
उसी माया के कारण चंदन सिंह और उसके साथी पत्थर की मूर्तियां बन गए। मैं रानी का कबूलनामा सुनने के बाद सेनापति धीरे से मुड़ा और राघव की ओर देखते हुए बोला, राघव, तुम्हारी चतुराई की वजह से ही आज ये खतरनाक साजिश नाकाम हुई है। ना सिर्फ तुमने धोखेबाजों का पर्दाफाश किया, बल्कि राज्य की खोई हुई अमानत भी वापस ले आए। मैं आज तुम्हें इस राज्य का उत्तराधिकारी और नया राजा घोषित करता हूँ। अब इस विश्वासघाती रानी की किस्मत का फैसला भी आपके ही हाथों में है। कुछ ही पलों में दृश्य बदल गया। अब राघव राजसी ठाट बाट के साथ सिंहासन पर विराजमान था और कल तक हुक्म चलाने वाली रानी मायावती आज एक अपराधी की तरह उसके सामने खड़ी थी। बहुत बड़ा गुनाह किया है, माफ करना, पर अब तुम महारानी नहीं रही, सिर्फ मायावती हो। तुमने जो पाप किया है उसकी सजा भी वैसी ही होगी। मैं तुम्हें उम्र कैद की सजा सुनाता हूँ। तुम जीवन भर काल कोठरी की अंधेरी दीवारों के बीच कैद रहोगी, ताकि हर पल तुम्हें अपनी करनी पर पछतावा हो। तुम घुट घुट कर जियोगी और कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाओगी। सैनिकों, ले जाओ इसे। वक्त बदला और राजा राघव ने अपने परिवार को भी ससम्मान महल में बुला लिया। अब उनकी गरीबी के दिन पीछे छूट चुके थे। इस तरह अपनी बुद्धि और साहस के बल पर एक साधारण सा गरीब चाबी वाला राज्य का न्यायप्रिय राजा बन गया। सत्य और न्याय की जीत हुई।